मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति से बात की है। दोस्त राष्ट्रपति मैक्रो से पीएम मोदी ने बात की है। पश्चिम एशिया के हालात पर दोनों की चर्चा हुई। तो संवाद और कूटनीति पर दोनों की चर्चा हुई है। शांति स्थिरता बहाल करने पर भी चर्चा हुई। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो से फोन पर बातचीत की है। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने अपने मित्र राष्ट्रपति मैक्रो के साथ क्षेत्र की स्थिति पर विचार विमर्श किया है और संवाद और कूटनीति के माध्यम से समाधान खोजने पर जोर दिया है। दोनों नेताओं ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने की आवश्यकता पर भी यहां पर चर्चा की है। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति से फोन पर बात की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर साझा की है। तो पश्चिम एशिया के हालात पर दोनों नेताओं की बातचीत हुई है। पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति से बात की, इमैनुअल मैक्रो से बात की है। दोस्त राष्ट्रपति मैक्रो से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बात की है। पश्चिम एशिया के हालात पर दोनों नेताओं की इस बीच चर्चा हुई। तो काफी महत्वपूर्ण ये बात हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर जानकारी साझा की है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो से फोन पर बात की है। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों को लेकर विचार विमर्श किया है। पश्चिम एशिया के हालात पर दोनों नेताओं की यहां पर चर्चा हुई है। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो से फोन पर महत्वपूर्ण बात की है। भारत ने जीता T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल। भारत ने इंग्लैंड को 7 रनों से हराया है और अब फाइनल में होगा भारत का न्यूजीलैंड के साथ मुकाबला। 8 मार्च को खेला जाएगा T20 वर्ल्ड कप का फाइनल। 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल मैच खेला जाएगा। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड क्रिकेट टीम को 7 रन से करारी हार दी है। इस जीत के बाद अब भारत का सामना फाइनल में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के साथ होगा। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला 8 मार्च को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। क्रिकेट प्रेमियों की नजर अब इसी किताबी मुकाबले पर टिकी हुई है, जहां दोनों टीमें ट्रॉफी जीतने के लिए आमने सामने होंगी। तो कल भारत ने जीत दर्ज की है सेमीफाइनल में। भारत ने T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल जीता है। भारत ने इंग्लैंड को 7 रन से यहां पर हराया है और अब फाइनल में भारत का न्यूजीलैंड से मुकाबला होगा। 8 मार्च को फाइनल खेला जाएगा। 8 मार्च को T20 वर्ल्ड कप का फाइनल होगा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में ये मैच खेला जाएगा। तो भारत ने इंग्लैंड को 7 रनों से हराया है और अब भारत का न्यूजीलैंड के साथ फाइनल मुकाबला होगा। दोनों टीमें 8 मार्च को आमने सामने होगी। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में यह मैच खेला जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक्स पर पोस्ट कर टीम इंडिया को बधाई दी है। T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में जीतने पर टीम इंडिया को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बधाई दी है। इंग्लैंड को हराकर फाइनल में पहुंचने पर भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन ने आज प्रत्येक देशवासी का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। फाइनल मुकाबले के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। तो कल भारत ने जीत दर्ज की है। इंग्लैंड को 7 रनों से हराकर फाइनल में अब भारत खेलेगी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने टीम इंडिया को बधाई दी है। तो इंग्लैंड को हराकर फाइनल में पहुंचने पर भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री ने बधाई दी। कहा भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन से आज सभी का जो सिर है वो गर्व से ऊंचा हुआ है। फाइनल मुकाबले के लिए सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। तो 8 मार्च को T20 का फाइनल खेला जाएगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न्यूजीलैंड के साथ भारत का मुकाबला होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी को भारतीय टीम को जीतने के लिए, सेमीफाइनल में जीत दर्ज करने के लिए यहां पर बधाई दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर टीम इंडिया को बधाई दी है। T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में जीत दर्ज करने पर शुभकामनाएं दी है।
तो मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने टीम इंडिया को बधाई दी है। T20 सेमीफाइनल में जीतने पर टीम इंडिया को मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया पर बधाई दी है और फाइनल के लिए शुभकामनाएं दी है। विधानसभा का बजट सत्र प्रश्नकाल के साथ सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। तारांकित प्रश्नों की सूची में 22 प्रश्न है, तो वहीं अतारांकित प्रश्नों की सूची में 24 प्रश्न है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा से संबंधित विभाग, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जल संसाधन विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सहकारिता विभाग, नगरीय विकास विभाग से संबंधित आज सदन में सवाल जवाब होंगे और संबंधित मंत्री जवाब देंगे। तो आज विधानसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा से संबंधित विभागों से सवाल जवाब होंगे। तो आज तारांकित प्रश्नों की सूची में 22 प्रश्न है, तो वहीं अतारांकित प्रश्नों की सूची में 24 प्रश्न है। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा से संबंधित विभाग, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, अन्य विभागों से आज सदन में सवाल जवाब होंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, विधानसभा की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी, तो आज क्या कुछ विधानसभा में रहने वाला है और हंगामा के आसार किस मुद्दे पर? देखिए साक्षी, बिल्कुल आज राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र का महत्वपूर्ण दिन है। सदन में भजनलाल सरकार आज विक्षुब्ध क्षेत्रों में स्थावर समिति के अंतरण का प्रतिषेध और परिसरों में किराएदारों की बेदखली के संरक्षण के लिए उपबंध विधेयक 2026 डिस्टर्ब एरियाज बिल लाने वाली है और इसको लेकर विपक्ष पहले से ही हंगामे की पूरी तैयारी कर चुके हैं। पहले से ही जब इसका जब कैबिनेट में आया था तब भी विपक्ष इसके हंगामे की पूरी तैयारी कर रहा था और इसके खिलाफ में थे। सबसे खास बात यह है क्योंकि इसको लेकर पहले से जब विवाद बना हुआ है, तो आप जब सदन की पटल पर रखा जाएगा साक्षी, तो इसमें तय है विवाद होगा, क्योंकि विपक्ष इसको लेकर पहले से हमलावर हो रहा है। दरअसल इस जो विधेयक है, इस विधेयक का उद्देश्य ऐसे क्षेत्रों में संपत्ति की जबरन बिक्री को रोकना और किराएदारों की बेदखली से सुरक्षा प्रदान करना है। इस विधेयक के पारित होने के दौरान हंगामा पूरा रहेगा, क्योंकि इसमें विपक्षी आरोप लगा रहा है कि किसी वर्ग विशेष को दबाने के लिए कानून लाया जा रहा है, या उनका ये कहना है कि पार्टी अपने एजेंडा को आगे बढ़ा रही है। क्योंकि ये ऐसा कानून है जो उससे पहले गुजरात में लागू हो चुका है। इस कानून के बाद साक्षी सबसे बड़ी बात ये होगी, कलेक्टर के पास अधिकार होंगे कि अगर वो किसी स्थान को, किसी क्षेत्र को नियम के तहत जो कानून इसमें बनाए गए उसके तहत अगर डिस्टर्ब पाती है, तो वो उस पूरे इलाके को, पूरे जमीन को, मकानों को अपने कब्जे में ले सकते हैं। यानी कि कब्जे से तात्पर्य होगा उनका खरीदना और बेचना बिना कलेक्टर की अनुमति के नहीं होगा। तो ऐसे में इसका विरोध होना तय है। साथ ही जहाँ तक आज की हम सदन की कार्रवाई की बात करें, तो आज सदन की कार्रवाई प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। 22 प्रश्न है जो तारांकित है, 24 प्रश्न है जो अतारांकित सूची में। इन प्रश्नों में आज तमाम विभागों से जुड़े हुए प्रश्न है। खासकर सरकार के जो डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा से जुड़े विभाग हैं, कृषि विभाग है, शिक्षा विभाग है, स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग है, जल संसाधन विभाग है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सहकारिता विभाग से जुड़े हुए सवाल जवाब रहेंगे इसमें, और इनके संबंधित मंत्री जवाब देंगे। इसके साथ ही आज कुछ ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी रहेंगे। सत्र के दौरान विधायकों द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी लाए जाएंगे। इसमें श्रीचंद कृपलानी मेवाड़ क्षेत्र के महाविद्यालयों की संबंधता को लेकर, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर से मारवाड़ मेडिकल विश्वविद्यालय जोधपुर में स्थानांतरित करने निर्णय पर पुनर्विचार करने संबंधित एक ध्यानाकर्षण लाया जाएगा। इसके साथ ही सदन में चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री बेन सिंह छिपसर स्वास्थ्य विभाग की अधिसूचना सदन की मेज पर रखेंगे। ये कुल मिला के आज ये साक्षी प्रश्नकाल के साथ कार्रवाई शुरू होगी और कुछ विधेयक आएंगे, कुछ इसमें और विधायी कार्य होंगे, लेकिन अहम जो आज दिन रहने वाला है वो डिस्टर्ब एरिया बिल्कुल लेकर रहेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। तो सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। तारांकित प्रश्नों की सूची में आज 22 प्रश्न है, तो वहीं अतारांकित प्रश्नों की सूची में 24 प्रश्न है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा से संबंधित विभागों से आज सदन में सवाल जवाब होंगे। राजधानी दिल्ली की राजनीति में बड़ा बदलाव हुआ है। दिल्ली को नया उपराज्यपाल मिला है। तरनजीत सिंह संधू दिल्ली के नए उपराज्यपाल है। राष्ट्रपति ने आदेश जारी किए हैं। पूर्व अमेरिकी राजदूत तरनजीत सिंह संधू अब दिल्ली के एलजी का पद संभालेंगे। मौजूदा एलजी वीके सक्सेना को लद्दाख भेजा गया है। लंबे कूटनीतिक अनुभव वाले सिंधु रह चुके हैं अमेरिका के भारत के राजदूत।
हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं संधू। तो राष्ट्रपति के आदेश के बाद देश की राजधानी नई दिल्ली में उपराज्यपाल का बदलाव किया गया है। वरिष्ठ राजनयिक तरनजीत सिंह संधू को दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो वहीं वर्तमान उपराज्यपाल वीके सक्सेना को अब लद्दाख भेज दिया गया है, उन्हें लद्दाख की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तरनजीत सिंह संधू भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी रह चुके हैं और वे संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। उन्हें कूटनीति का लंबा अनुभव है और हाल ही में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव भी लड़ा था। उनकी नियुक्ति को प्रशासनिक और कूटनीतिक अनुभव के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो दिल्ली को नया उपराज्यपाल मिल गया है। तरनजीत सिंह को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर राजीव जुड़ चुके हैं। राजीव, नई दिल्ली को नया उपराज्यपाल मिल गया है। तरनजीत सिंह संधू को यहाँ पर उपराज्यपाल का पद सौंपा गया है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए, दिल्ली के साथ साथ अगर बात किया जाए तो 9 राज्यों में जो केंद्र शासित राज्य हैं, क्योंकि दिल्ली और लद्दाख की बात की जाए तो यहाँ पे भी राज्यपाल बदले गए हैं। दिल्ली में अगर देखा जाए तो दिल्ली, देखिए, केंद्र शासित राज्य है, देश की राजधानी है। यहाँ तमाम ऐसे डेवलपमेंट हैं जिसमें उपराज्यपाल की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, तो उस हिसाब से बदला गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि देखिए, अगर पूरे देश भर में देखा जाए तो जो 9 राज्यों में राज्यपाल और उपराज्यपाल जो बदले गए हैं उसमें सबसे ज्यादा जो चर्चा है वह पश्चिम बंगाल को लेकर के है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो है वहाँ विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यह बड़ा बदलाव जो देखने को मिला है, तो कहीं न कहीं तमाम सियासी गलियारों में अपने हिसाब से लोग बयान दे रहे हैं। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे दिल्ली हो या पश्चिम बंगाल हो या लद्दाख हो, सभी जगह पे जो डेवलपमेंट है और प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं होती हैं उनके हिसाब से समय समय पर बदलाव होता रहा है। अब आधिकारिक तौर पे तो कोई बयान नहीं आया है, लेकिन इतना जरूर है कि जो नई जिम्मेदारी जिन लोगों को दी गई है उन लोगों की तरफ से अभी ऑफ कैमरा जो मौखिक आधार पर जो बयान आ रहा है उसमें कहा जा रहा है कि जो जिम्मेदारी मिली है उसको बखूबी निभाया जाएगा और जो प्रशासनिक चीजों में जो कहीं न कहीं थोड़ी सी कमजोरी दिख रही है उसको और दूर करने को, मजबूत करने को लेकर के जो प्रयासरत हैं, जो चीजें जरूरी है उन पर फोकस किया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली को नया उपराज्यपाल मिल गया है। तरनजीत सिंह संधू को दिल्ली का नया उपराज्यपाल बनाया गया है। वहीं वीके सक्सेना को लद्दाख की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो राजधानी दिल्ली की राजनीति में बड़ा बदलाव हुआ है। दिल्ली को नया उपराज्यपाल मिला है। तरनजीत सिंह संधू को दिल्ली के नए उपराज्यपाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं वर्तमान उपराज्यपाल को लद्दाख की जिम्मेदारी दी गई है। वायुसेना का सुखोई 30 MKI फाइटर जेट असम में क्रैश हो गया है। पहले रडार से गायब होने की जानकारी मिली थी। गुरुवार शाम करीब 7 बजे रडार से संपर्क टूटा था। असम के कार्बी आंगलोंग इलाके में सुखोई लापता हुआ। कार्बी आंगलोंग जिले में ये जो सुखोई है वो क्रैश हो गया है, जानकारी सामने आई है। भारतीय वायुसेना का सुखोई 30 MKI फाइटर जेट गुरुवार शाम को असम में लापता हो गया था और देर रात इसके क्रैश होने की पुष्टि हुई। फाइटर जेट ने असम के जोरहाट में उड़ान भरी थी और शाम को 7:42 के बाद रडार से संपर्क टूट गया था। विमान का पता लगाने के लिए भारतीय वायुसेना ने सर्च और रेस्क्यू मिशन शुरू किया और अब जानकारी सामने आ रही है कि विमान क्रैश हो गया है। तो सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान क्रैश हो गया है। असम में वायुसेना का एक लड़ाकू विमान गुरुवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सुखोई 30 लड़ाकू विमान ट्रेनिंग मिशन पर था। उसने जोरहाट हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी, जिसके बाद वह लापता हो गया था। फिर उसे दुर्घटनाग्रस्त होने की जानकारी सामने आई है। पायलट का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है। तो सुखोई 30 MKI प्लेन असम में क्रैश हो गया है। वायुसेना का सुखोई 30 MKI फाइटर जेट असम में क्रैश हुआ है। पहले रडार से गायब होने की जानकारी सामने आई थी। जोधपुर डिस्कॉम की फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चर को लेकर आज बैठक होगी। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में आज हाई लेवल बैठक होगी। सचिवालय में चिंतन सभागार में दोपहर 12:30 पर यह बैठक प्रस्तावित है। एसीएस एनर्जी
अजिताभ शर्मा समेत विभाग के आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इस दौरान जोधपुर डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति को लेकर विस्तार से चर्चा की जाएगी। पिछले दिनों मुख्य सचिव ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक ली थी और इस दौरान वित्तीय स्थिति को देखते हुए जोधपुर डिस्कॉम के निजीकरण पर चर्चा हुई। इसके बाद अब डेडिकेटेड जोधपुर डिस्कॉम की बैठक बुलाई गई है और आज 12:30 बजे बैठक होगी। तो पिछले दिनों मुख्य सचिव ने ऊर्जा विभाग की बैठक ली थी और इस दौरान वित्तीय स्थिति को देखते हुए जोधपुर डिस्कॉम के निजीकरण पर चर्चा हुई थी और अब इसके बाद डेडिकेटेड जोधपुर डिस्कॉम की बैठक बुलाई है। आज 12:30 बजे बैठक होगी और इसमें कई आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। राजस्थान में गर्मी ने अब रफ्तार पकड़ ली है। 15 से ज्यादा शहरों में पारा 35 डिग्री के पार दर्ज किया गया। भीलवाड़ा, अलवर, पलानी, कोटा समेत कई शहरों में तापमान में बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग का अलर्ट, अगले 2 हफ्ते गर्मी और बढ़ेगी। प्रदेश के कुछ हिस्सों में हीटवेव चलने की संभावना भी जताई गई है और अगले 1 हफ्ते तक मौसम साफ रहने का अनुमान लगाया गया है। कई शहरों में अधिकतम तापमान 36 डिग्री के पार दर्ज किया गया। तेज धूप और बढ़ती गर्मी से लोगों की परेशानी यहां पर बढ़ गई है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है। तो अगले 1 हफ्ते तक मौसम साफ रहने का अनुमान लगाया गया है और अगले 1 हफ्ते के बाद गर्मी और बढ़ सकती है। कई शहरों में अधिकतम तापमान 36 डिग्री के पार दर्ज किया गया है। तो वहीं कई शहरों में 15 से नीचे न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। तेज धूप और बढ़ती गर्मी से लोगों की परेशानी राजस्थान में बढ़ गई है। ईरान इजरायल युद्ध के बीच आज एक फ्लाइट संचालित हुई है। खाड़ी देशों की फ्लाइट्स पिछले 7 दिनों से रद्द चल रही थी और आज एक फ्लाइट संचालित हुई है। लेकिन आज मस्कट से एक फ्लाइट जयपुर के लिए संचालित हुई है। सलाम एयर की फ्लाइट OB 795, 796 संचालित हुई है। 161 यात्रियों को लेकर जयपुर पहुंची सलाम एयर की फ्लाइट। तो मस्कट से सुबह 5:15 पर जयपुर पहुंची फ्लाइट। जयपुर से सुबह 6:15 पर फ्लाइट मस्कट के लिए रवाना हो गई है। तो 161 यात्रियों को लेकर ये फ्लाइट जो है वो जयपुर पहुंची है। मस्कट से सुबह 5:15 पर ये फ्लाइट जयपुर पहुंची। उसके बाद 6:15 पर जयपुर से मस्कट के लिए फ्लाइट रवाना हुई है। तो 7 दिनों से जो फ्लाइट है वो लगातार रद्द हो रही थी और आज एक फ्लाइट संचालित हुई है। ईरान इजरायल युद्ध के बीच एक फ्लाइट आज संचालित हुई है। खाड़ी देशों की फ्लाइट्स पिछले 7 दिनों से रद्द चल रही थी और आज एक फ्लाइट का संचालन हुआ है। इजराइल के प्रमुख शहर तेल अवीव में ईरान का भीषण हमला। तेल अवीव में एक साथ दर्जनों मिसाइलों से हमला किया गया है। डिफेंस सिस्टम मिसाइल रोकने में नाकाम। हमले से बड़े नुकसान की आशंका जताई गई है। तो तेल अवीव में लगातार सायरन बज रहे हैं। इजराइल के प्रमुख शहर तेल अवीव पर ईरान की ओर से भीषण मिसाइल हमला किए जाने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि शहर पर एक साथ दर्जनों मिसाइलें दागी गई है, जिसमें पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। कई जगहों पर सायरन लगातार बज रहे हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कुछ मिसाइलों को रोकने में डिफेंस सिस्टम को कठिनाइयां हुई है, जिसके कारण बड़े नुकसान की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अभी तक नुकसान का पूरा आंकड़ा सामने नहीं आ पाया है। हमले के बाद पूरे क्षेत्र में अलर्ट जारी कर दिया गया है और हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है। तो